नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। आप देख रहे हैं अड़ी, और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं वो दुनिया की पवित्रतम जगहों में से एक है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैतः मोक्षदायिका, उन्हीं नगरियों में से एक अयोध्या नगरी में अयोध्या धाम जी से अड़ी का ये एपिसोड आप तक पहुंच रहा है। आप जानते हैं टीवी 9 भारतवर्ष की टीम यहां पर मौजूद है। धर्म ध्वज की स्थापना के, राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना के क्या मायने हैं, ये पूरा घटनाक्रम कैसे अद्वितीय होने वाला है, देश और दुनिया के लिए इसके क्या मायने होंगे, ये सब बताएगा आपको टीवी 9 भारतवर्ष। अयोध्या नगरी फिर से किस तरीके से तैयार है, पूरी दुनिया में धर्म ध्वज स्थापना को लेकर किस तरीके की अनुभूति है, लोग क्या सोच रहे हैं, ये सब आपको बताएंगे। और इसके लिए टीवी 9 भारतवर्ष की पूरी एक टीम यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ राम जी आपको पीछे यहाँ देखिए हम सबको आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप सबकी तरफ से भी राम जी को राम राम करते हुए अड़ी के आज के अंक की शुरुआत करता हूँ। और आप जानते हैं यहाँ तो सबकी शांति के लिए, सब में भाईचारे के लिए प्रार्थना की जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लेकिन लगता है कि कई जगहों पर इन प्रार्थनाओं का पहुँचना, उनका सुना जाना अभी बाकी है। ट्रंप पूरी दुनिया में लगता है कि इस समय जो कर रहे हैं वो उथल पुथल के लिए जिम्मेदार है। कई जगहों पर ऐसा लगता है कि अगर ट्रंप अपनी दखल न दे रहे होते तो चीज़ें शांत रहती, ठीक रहती। क्या उन्हीं में से एक जगह है रशिया और यूक्रेन, और क्या उसी अमेरिका के और उन्हीं ट्रंप के उकसावे में आकर पाकिस्तान वो हरकतें कर रहा है कि भारत को ये कहना पड़ गया है कि सिंध, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, अगर हमारे राष्ट्रगान में ये लाइनें आती हैं तो इनके मायने हैं सिंध जो भारत का था वो फिर से भारत का हो सकता है। ये लाइनें जो खिंची होती हैं देशों के बीच में बदल सकती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब ये कहा तो इसके मायने क्या हैं। उधर यूरोप ने अगर एक काउंटर प्लान पेश कर दिया है 28 पॉइंट्स का ही, जो असल में पहले अमेरिका की तरफ से दिया गया रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शांत कराने के लिए काउंटर प्लान दे दिया गया अगर यूरोप की तरफ से 28 पॉइंट, तो मतलब तुर्की बात तुर्की हो रहा है, वहां टिट फॉर टैट हो रहा है, जैसे को तैसा किस्म का जवाब दिया जा रहा है। तो क्या ये ट्रंप को ये संदेश है कि अब ट्रंप गिरी नहीं चलेगी। ये दोनों महत्वपूर्ण घटनाएं आज की अड़ी इसी पर है। ये दोनों महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का ये कहना कि सिंध भारत का हिस्सा रहा है, सिंध के लोग ये महसूस नहीं करते कि वो पाकिस्तान के साथ हैं। सिंध समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सिंधी समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका रही है भारत के आर्थिक उत्थान में, और वही सिंध के लोग भारत के साथ ही मिलना चाहते हैं। तो क्या पता आने वाले दिनों में फिर से सिंध भारत का हिस्सा हो। और उधर यूरोप की तरफ से ट्रंप को आईना दिखाया जाना। आइए पहले ये खबर आपको दिखाता हूं। रूसी से जंगी खतरे के बीच अलर्ट पर यूरोप। यूरोपीय देशों में हथियार खरीदने की होड़। MQ-9B ड्रोन खरीदेंगे यूरोपीय देश। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म बना रहा है यूरोपियन यूनियन। शाहेद और क्रूज मिसाइल को तबाह करने की तैयारियां रशिया की तरफ से बढ़ते खतरे के बीच, और ये भांपते हुए कि हो सकता है आने वाले दिनों में रशिया और यूक्रेन जंग में अमेरिका अपना हाथ पीछे खींच ले और ऐसे में ये रशिया वर्सेस यूरोप हो जाए। यूरोप अपनी तैयारियों को, जंगी तैयारियों को और बढ़ा रहा है। उसको ये लग रहा है कि कहीं आने वाले दिनों में ऐसा ना हो यूक्रेन के साथ पूरे यूरोप को रशिया के खिलाफ युद्ध में उतरना पड़े, और अगर ऐसा है तो तैयारियां और जोरदार होना चाहिए। यूरोप ये भांप रहा है और इसीलिए ये तैयारियां कर रहा है। अगली खबर देखिए, इस सब के बीच की यहाँ पीस प्लान की बातें चल रही हैं। यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा हमला बोला है। कुपियांस्क में यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला। सुखोई 27 से रूसी ठिकानों पर अटैक। अमेरिकी GBU-62 गाइडेड बॉम्ब से रूसी ठिकानों पर हमला। ये बहुत खतरनाक बॉम्ब है। इसको ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन भी कहा जाता है, और इससे ये हमला ये आने वाले दिनों के लिए एक बड़ी खतरनाक स्थिति की तरफ भी इशारा करता हुआ। और यहीं पर अगली खबर ये भी कि यूक्रेनी एयरफोर्स के MiG-29 ने भी उड़ान भरी है। फ्रंट लाइन पर MiG-29 की उड़ान देखने को मिली है, और MiG-29 ने सिर्फ उड़ान नहीं भरी बल्कि रूसी खेमे पर बम वर्षा भी की है। आज के हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए बहुत जल्दी से उनके साथ आपका परिचय करा देता हूं। एम्बेसडर दीपक वोरा आज की शाम मेरे साथ इस चर्चा में हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, हमारे साथ इस चर्चा में हैं, और कमांडर अतुल भारद्वाज भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करते हुए जरा ये दिखा दूं कि मॉस्को में देखिए यूक्रेन का विध्वंसक ड्रोन हमला भी हुआ है। कुपियांस्क में हमला हुआ,
बॉर्डर लाइन पर वो जगह जो रशिया के साथ फ्रंट लाइन बनाती है, वहां पर मिग-29 ने उड़ान भरी और बम बरसाए और यहां पर मॉस्को में यूक्रेन का विध्वंसक ड्रोन हमला देखने को मिला। यूक्रेन ने तो पहले ही ये कह दिया था कि हम असल में अपनी खुददारी से, अपनी आजादी से, अपने मान सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। इसके साथ ये जोखिम है कि हम अपना महत्वपूर्ण साझेदार खो सकते हैं, लेकिन हम क्या करें। अब पूरा यूरोप एकजुट होता दिखाई दे रहा है। जेनेवा समिट के बाद यूरोप ने खोला मोर्चा। ट्रंप का शांति प्रस्ताव यूनिलैटरल है, एक तरफा है। इसमें दोनों तरफ, दोनों जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। यूरोप ने कहा है रूस के हित में है ट्रंप का शांति प्रस्ताव, यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी चाहता है यूरोप। और अब अगली खबर की तरफ जाने से पहले बहुत जल्दी से जनरल कुलकर्णी, आपसे मेरा यह सवाल, ये समझ में आ नहीं रहा है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। 3 साल 9 महीने हो गए हैं। ये कोशिशें भी किसी भी तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं, उसमें कभी भी विन विन सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही। और जब तक विन विन सिचुएशन नहीं होती, बातें कम ही बनती हैं। कुलकर्णी साहब। दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि दीपक बुझने से पहले जब पूरी चिंगारी देता है, वो नौबत है आज की तारीख में यूक्रेन की। और रूस जानता है ये 28 पॉइंट प्लान जो है वो बिल्कुल कोई शक नहीं कि वो रूस के ही फेवर में है। कारण एक, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि डोनबास का रीजन रूस का माना जाएगा क्रीमिया के साथ, और बाकी जहाँ खार्किव है, जहाँ खेरसोन है, जापोरिजिया है, वो सीज फायर माना जाएगा। यानी कि यूक्रेन ने भी क्या 3.5 साल जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल 4 साल होने को आ रहे हैं, अगर इतना करने के बाद यूक्रेन को मिला कुछ भी नहीं, और यूक्रेन को मदद मिल रही है, वो मदद उसको जिंदा रख रही है, लेकिन जीत नहीं दिला सकती है। ये बात माननी पड़ेगी। और रूस जानता है कि अब वक्त आ गया है यूक्रेन को किस तरीके से बिल्कुल कंप्लीटली है उसको सरेंडर करने की कोशिश की जाए। लेकिन मैं कोई विडंबना ये कि यूके जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा दिख रहा है, और फ्रांस और जर्मनी, इटली जो है वो जिस प्रकार से दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं रूस के ऊपर, पर रूस भी अपना पुराना खिलाड़ी है। वो जानता है कि यूरोपियन यूनियन में इतना दम है नहीं, नेटो लड़ने की काबिलियत रखता नहीं, और अमेरिका जो है $300 बिलियन फ्रोजन एसेट्स को जिस प्रकार से अमेरिका ने खेला है, $100 बिलियन उसमें से यूक्रेनियन के रिकंस्ट्रक्शन में, जिसमें से $50 बिलियन किसको जाएंगे, तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इस पे तो पूरा का पूरा ही विन विन सिचुएशन जो है रूस का, वो देखने को मिल रहा है। और यूक्रेन, मुझे नहीं लगता है अधिक से अधिक 15 दिन लगा लीजिएगा, मुझे इससे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 28 पॉइंट प्लान 27 नवंबर तक अपने को पता चल जाएगा कि कहां पर है। यहाँ पर देखिए, यूक्रेन युद्ध पर यूरोप का 28 पॉइंट वाला ये जो प्लान है, इसका ये मीडिया में लीक हुआ है। ट्रंप के 28 पॉइंट वाले पीस प्लान के जवाब में ईयू का जो प्लान आया है, उसकी जो मुख्य बातें हैं आपके सामने रखते हैं। प्रस्ताव में यूक्रेन को अमेरिका से सुरक्षा गारंटी तो मांगी गई है। सुरक्षा गारंटी देने के बारे में अमेरिका ने कहा भी था, लेकिन जिन शर्तों पर कहा था उसमें सीधे सीधे यू टर्न ले लिया गया है। प्लान के तहत पहले सीज फायर कराया जाए और फिर बातचीत होगी। यूरोप यह कह रहा है यूक्रेनी जमीन रूस को नहीं दी जाएगी, ये भी ये पीस प्लान कहता है। तो खबर क्या है, बहुत जल्दी से ये देख लीजिए। ट्रंप के 28 पॉइंट पीस प्लान के जवाब में यूरोप का 28 पॉइंट काउंटर प्लान सामने आया है। यूरोप ने कहा है यूक्रेन के नेटो में शामिल होने पर कोई रोक नहीं है। यूरोप के प्लान में यूक्रेन अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं देगा, ये बात भी कही जा रही है। अमेरिका ने स्वीकार किया है ये काउंटर प्लान। रूस ने कहा है कि अमेरिका से तो हमारी पीस प्लान पर, इस तरह के पीस प्लान पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। तो अगर ये पीस प्लान मान लीजिए अमेरिका ने स्वीकारा भी है और रशिया कह रहा है कि हमारी तो इस पर कोई बातचीत भी नहीं हुई है, तो फिर स्वीकारने का कोई मतलब नहीं है। आगे ये कन्फ्रंटेशन कहां तक जा रहा है, ये बात कंसीडर करते हुए जो जनरल कुलकर्णी ने कही कि नेटो में और यूरोपियन यूनियन में 2 बातें, एक तो यूरोपियन यूनियन में वैसी एकजुटता का अभाव, और नेटो में रशिया से टेक ऑन करने की क्षमताओं का, जिसको रियल कैपेबिलिटीज कहते हैं, उसका अभाव। ये बताता है कि ये जुबानी जमा खर्च तो हो रही है, लेकिन 27 तारीख ज़ेलेंस्की के हिसाब से, यूक्रेन के हिसाब से अगर बहुत अहम होने वाली है। तो एम्बेसडर दीपक वोहरा कहते हैं कि जब बराबर के, लगभग बराबर वाले आपस में मुकाबिल हों और कोई पीस प्लान सामने लाया जा रहा हो, तो वो तब कामयाब होता है जब विन विन सिचुएशन हो। यहाँ यूरोप ने एक तरीके से अपनी ताकत को यूक्रेन के साथ लगाने की कोशिश की है, लेकिन क्या ये काफ़ी पड़ेगी काउंटर करने के लिए उन 28 पीस पॉइंट्स को जो अमेरिका और रशिया की तरफ से दिए गए? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।
जब भी आपके साथ होता हूं और बाकी हमारे विशेष मेहमानों के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी देखिए जनरल साहब ने कह दिया दीपक तो बुझने आज तो अयोध्या जी से आपसे मुखातिब हूं सर, आपको राम राम रहूंगा। वो मुझे बुझाने का आइडिया था जनरल साहब का, बट एनीवे बहुत अच्छा लगा सर। जहां से मैं अभी आ रहा हूं वहां पे नहीं दीपक जलेगा सर। यहाँ तो अयोध्या जी में भी अभी अभी दीपक जले हैं ये और यहाँ सब 100% प्रार्थना कर रहे हैं कि दीपक 100% हमेशा जलते रहें और दुनिया में रोशनी फैलाते रहें। सर मैं जहां से अभी आ रहा हूं वहां कई रशियन फ्रेंड्स थे, तो उनसे बातचीत हुई। सीधी बात उन्होंने कहा सर, जिस शब्द का प्रयोग किया था यूरोपियन यूनियन की जो मैडम बहुत शोर मचाती है, मैं उसका अनुवाद तो नहीं करूंगा, कहूंगा वेल द वर्ड इन रशियन इज सुचका। इसका मतलब होता है फीमेल कैनाइन। अब आगे आपकी मर्जी है, आप जो उसका समझना चाहें समझ लीजिएगा, आई वोंट यूज द वर्ड। तो वो कह रहे हैं कि सीधी बात यह है यूरोप में दम नहीं है। रूस बड़ा खुश है कि वो अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं आर्मामेंट्स बनाने में, ये बनाने में, वो बनाने में, क्योंकि यूरोप के लोगों को ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। हालत वहां बड़ी खराब है। रूस को जो सैक्रिफाइस करने की एबिलिटी है रशियंस की, और ये बड़ा सोच समझ के मैं कह रहा हूं सर, दूसरे विश्व युद्ध में अगर किसी ने जीता है वो तो सोवियत संघ ने जीता है। ये यूरोपियंस भाग गए थे, फ्रांस तो हार गया था, बेल्जियम पिट गया था, एटसेट्रा, जर्मनी सबको ठोक रहा था। सो इट इज द सोवियट्स, द रशियंस, जिनके और कई उनके मिलियन लोग मरे थे, हु हैव द एबिलिटी टू सैक्रिफाइस, तो वो कभी नहीं मानेंगे। और फिर फाइनली सर, जो डोनाल्ड ट्रंप ने शर्म एल शेख में कहा था जब वो गाजा पीस प्लान को साइन किया था, बोला आई एम द ओनली वन हु मैटर्स। ये जो बाकी यहां पे आए ये सब चपरासी लोग हैं, सिर्फ मैं हूं, मैं हूं। ही इज एब्सोल्युटली राइट। अमेरिका यूरोप के बिना दौड़ेगा, यूरोप अमेरिका के बिना ठप हो जाएगा। और आप इसकी देखिए आयरनी को सर, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स को निकाल देते हैं तो पूरे यूरोप में 65 करोड़ शायद उसकी आबादी है। 65 करोड़ यूरोपियन 34 करोड़ अमेरिकन के सामने हाथ जोड़ते हैं कि हमको 15 करोड़ रूसियों से बचाओ। ये मजाक है कोई सर? मैंने बोल बहुत दिया बड़ी जो बात बोलना आप कह रहे हैं सर। और ये आप ही लोग, ये जो आप कहते हैं, एक तो राष्ट्र प्रेम, अपने देश से प्यार की भावना, अपनी मिट्टी से जुड़ाव, तीसरा कम संसाधनों में रफ टफ तरीके से रह लेने की आदत, सैक्रिफाइस करने की, किसी भी हद तक जाकर अपने देश के लिए सैक्रिफाइस करने की आदत। और आप लोग जो कहते हैं कि उनकी ज़रूरत का जो कटोरा है, देयर बोल इज़ वेरी स्मॉल, वो बहुत कम में काम चला लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। और यहाँ यूरोप को तो दुनिया के लिए जो लग्जरी होती है वो यूरोप के लिए बड़ी एसेंशियलिटी हो जाती है। ऐसे में यूरोप कितना, लेकिन एक बात और है सर, ये बात तो यूरोप को भी पता होगी जो आप कह रहे हैं, ऐसे में यूरोप का ये करना क्या ये जमा खर्च है, केवल टोकनिज्म है, ये बताने के लिए यूक्रेन को कि देखो यार जब वक्त आया था तो हम तुम्हारे साथ खड़े हुए थे। यूरोप की छवि जो बन चुकी है दूसरे विश्व युद्ध के बाद, वो अमेरिका का चमचा है। हम लोग ऐश करेंगे, यूरोप कहता है, और अगर कभी जंग हुआ तो वॉशिंगटन को फोन करेंगे, भाई टाइगर आके हमें बचा लो। अब वो ट्रंप करने को तैयार नहीं है, मतलब अपना जंग खुद लड़ो। इनके पास दम नहीं है सर, टेक इट फ्रॉम मी। और अभी बातें कर रहे हैं हम एवैक्स बनाएंगे, ये बनाएंगे। और यार कौन सी टेक्नोलॉजी है कि 15 मिनट में बना दोगे? 5 साल तो तुम्हें लगेंगे रिसर्च करने में। और रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉर इकोनॉमी है, उनकी आर्थिक व्यवस्था चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एंड मैं जो देख रहा हूं सर, ये जो बेवकूफ़ है, क्या नाम है इसका, बेगिंस्की, जो भी इसका नाम है, सर्कस वाला जो है यूक्रेन में, वो उसने ठान ली है कि मेरा देश बर्बाद हो ना हो, मुझे यूरोप का चौधरी बनना। मेरा मानना है कि ये जो मैडम है यूरोपियन यूनियन की, जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, वो और ज़ेलेंस्की को अब यूरोप भी तंग आ चुका है, ये मुझे बताया गया है। मेरा ख्याल कुछ हफ्तों में इन दोनों को बोलेंगे थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। सो यूरोप इज नो मैच फॉर रशिया, बेसिक ये बॉटम लाइन है। अगर वो घड़ी करीब आ रही है सर, तब तो ये ज़ेलेंस्की के लिए फिर तो सीधे सीधे वो 28 पॉइंट स्वीकारने के अलावा 27 तारीख तक, मुझे लगता है ये पूरी विवेचना उनके दिमाग में भी ये चर्निंग चल रही होगी। और आखिरकार वो 27 को फिर हाँ बोलने वाले हैं इस पीस प्लान के लिए। ज़रा ये देख लीजिए कि दोनों तरफ के पीस जो प्लान है, 28 पॉइंट्स हैं, उनमें से महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से हैं और उसमें कौन सा पक्ष क्या कहता है। मसलन अमेरिका क्या कहता है और उधर यूरोप की तरफ से क्या कहा जा रहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है नेटो को लेकर, नेटो में नहीं आएगा, नेटो का फर्दर कोई एक्सपेंशन नहीं होगा। और अब आने वाले दिनों में यूक्रेन नेटो में नहीं आएगा, ये बात अमेरिकी पीस प्लान कहता है। जबकि यूरोप ये कहता है कि नेटो तो एक्सपैंड करेगा और यूक्रेन की तो लड़ाई ही इससे शुरू हुई थी, वो नेटो में क्यों नहीं आ सकता। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। दूसरा देखिए, सेना के जवान, एक तरफ कहा जाता है, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी हम लेंगे,
तुम अपनी सेना को कम करो, 6 लाख के आसपास कर लो, कम कर लो इसको। और उधर यूरोप कह रहा है नहीं नहीं, जितना 8 लाख के आसपास ये रख सकते हैं सेना, इनको सेना कम क्यों करना चाहिए। उधर अमेरिकी पीस प्लान कहता है कि कब्जाए गए जो इलाके हैं उनको रशिया को दे देना चाहिए, उनको भूल जाना चाहिए यूक्रेन को। यूरोप कहता है क्यों भूल जाएं भाई, ये कैसे भूल जाएं, ये इनका इलाका है, इसको एग्रेशन करके रशिया ने अपनी कब्जे में ले लिया है, तो इनको क्यों भूल जाएं। 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे, यूरोप ने ये कह दिया है। क्या चाय से ज़्यादा केटली गर्म है, क्योंकि 1 इंच वाली बात तो ज़ेलेंस्की भी नहीं कह रहे थे। ये बात असल में कैसे देखा जाना चाहिए, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये मौजूदा जो जहाँ पर फौज जाके रुकेगी रशिया की, उसी को कंट्रोल की लाइन मानते हुए फिर बातचीत होनी चाहिए। और उधर ये कहा जा रहा है कि पहले सीज फायर लागू करो, फिर हम देखते हैं कि क्या करना है, पहले सीज फायर के बगैर कोई बातचीत नहीं होगी। ज़ैपोरेज़िया को लेकर अमेरिकी जो प्लान है वो ये कहता है आईएए के पूर्ण नियंत्रण में होना चाहिए, और इधर रशिया यूक्रेन साझा मॉडल के लिए कहा जा रहा है। अब अगर ऐसा है, संजय भारद्वाज सर और बाकी 2 एक्सपर्ट जो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि यूरोप अगर साथ में आ भी जाए तो रशिया जिस तरीके से आगे अनंत काल तक लड़ने की एक तरीके से क्षमता रखता है और अमेरिका उसके साथ है, तो ये फिर यूरोप को आज नहीं तो कल ये बात समझनी पड़ेगी। और ज़ेलेंस्की भी ये बात जानते हैं कि यूरोप भी बहुत देर तक साथ नहीं देगा। तो क्या 27 से पहले आखिरकार ज़ेलेंस्की हाँ बोल देंगे? देखिए, मुझे लगता है दिनेश जी, ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतनी आसान नहीं है। जिस तरीके से देखिए आज डिफेक्टो जो कंट्रोल है रशिया का, और रशिया का एक अपर हैंड है निश्चित रूप से, और जिस तरीके से 28 पॉइंट अमेरिका के पास है, ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट लिखने में रशिया साथ में बैठा हुआ था, बात बराबर है। लेकिन सवाल आता है कि क्या ये सस्टेनेबल पीस होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जो पीस होगा क्या जस्ट पीस होगा, दूसरा सवाल। क्योंकि जो सारा गणित है वो यूरोप और रशिया के बीच का गणित है। यूक्रेन तो एक तरीके से एक मोहरा है, एक तरीके से एक प्यादा है, और जो बैलेंस ऑफ थ्रेट है बेसिकली जो पूरा यूरोप है वो रशिया को यूक्रेन के बॉर्डर पर ही लिमिट करने का एक प्रयास शुरू से 3 साल से चल रहा है, लेकिन वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि रशिया अगर यूक्रेन को पूरा कंट्रोल कर लेता है तो ये थ्रेट जो बढ़ेगा वो पूरा का पूरा यूरोप तक पहुंच जाएगा। यानी कि जो लड़ाई है बैलेंस ऑफ पावर और बैलेंस ऑफ थ्रेट में, उसमें कहीं ना कहीं रशिया अपर हैंड दिखाई दे रहा है। अब गणित आता है कि इसमें बेसिकली स्टेक होल्डर्स को कितना इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्या ज़ेलेंस्की को इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्या यूरोप को इन्वॉल्व किया जा रहा है, वहाँ पे वो नज़र आ नहीं रहा। ये डील मुझे लगता है रशिया और अमेरिका के बीच में हो रही है। ये क्यों हो रही है, इसका एक बड़ा कैनवास है, उसमें मैं चाइना को लेके आता हूँ। क्योंकि अमेरिका का जो पूरी जो नज़र है वो चाइना को कंटेन करने की है, और वो चाहता है कि रशिया के साथ जो नो लिमिट पार्टनरशिप जो बढ़ रही है रशिया और चाइना के बीच में, उसको ब्रेक करना है और रशिया को अपने साथ रखे। इसीलिए उन्होंने कहा कि इसको G8 में लेके आइए, इसीलिए कहा कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, जो कि कोर इश्यूज थे ये, और इसीलिए कहा कि डोनबास क्षेत्र है वो पूरा रशिया के पास में रह जाइए। तो बात बराबर है कि एक जो बढ़ता हुआ जो एक थ्रेट है, जो अमेरिका का एक लॉन्ग प्लान, जो एक प्लान है जिसको कहेंगे कि इंस्टीट्यूशनल एक मेमोरी है, कि वो चाइना को कंटेन करने का एक गणित चल रहा है। यूरोप इसमें भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि जहां तक बेल्ट और रोड इनिशिएटिव्स की बात है तो चाइना के साथ सारा यूरोप जुड़ गया। ये चाइना को कंटेन करने के लिए भी किया जा रहा है। मान लीजिए चाइना को कंट्रोल करने के लिए, कंटेन करने के लिए भी किया जा रहा है या ही किया जा रहा है, तो भी मैं ये जानना चाहता हूं कि चलेगी किसकी। क्योंकि अब 2 चीज़ें जक्सपोज कर रही हैं, इधर अमेरिका वाला 28 पॉइंट वाला पीस प्लान, इधर यूरोप वाला, चलेगी किसकी आखिरकार, ये एक बड़ा सवाल है। यूरोप का ये 28 पॉइंट प्लान कोई महत्व रखता है अमेरिका के प्लान के सामने कि नहीं, और अगर नहीं तो ज़ेलेंस्की कितना और टाइम लेने वाले हैं हाँ बोलने के पहले, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं सर। लेकिन उससे पहले ये बता दूं, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर बहुत बड़ा हमला किया है, और ये इशारा है कि मैं तो, जैसा कह रहे थे अभी दीपक सर कि यहाँ सर्वशक्तिमान मैं हूँ, बाकी सब तो ऐसे ही हैं, शर्मल शेख वाली बात। तो यहाँ पर भी उनका एटीट्यूड है, यही है कि मैंने ये प्लान दिया है और तुम इसको स्वीकार क्यों नहीं रहे हो। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर बहुत बड़ा हमला किया है, कहा है यूक्रेनी नेतृत्व ने मेरी पहल के लिए जरा भी शुक्रिया तक नहीं बोला, थैंक यू तक नहीं बोला। इतना कमाल का पीस प्लान में लेकर आया हूं और ज़ेलेंस्की ने इसके लिए मुझे थैंक यू तक नहीं बोला। यूरोप के नेताओं पर भी भड़के ट्रंप, कहा यूरोप अब भी
रूस से तेल खरीद रहा है। इसलिए रशिया के खिलाफ जाकर बहुत बड़ी बातें करने की बात ना करे। अब भी ऊर्जा आवश्यकताएं रशिया ही यूरोप की पूरी कर रहा है। तो ये ट्रंप की तरफ से एक तरीके से बड़ा आईना दिखाया गया है यूरोप को। इस पर भी जरा कमांडर अतुल आपका मैं ओपिनियन लेना चाहता हूं कि यूरोप भी ये जानता है कि वो बहुत खोखली जमीन पर खड़ी होकर बातें कर रहा है। ये बात सच है या ये बात सच है कि यूरोप को एकदम इग्नोर नहीं किया जा सकता? देखिए, ये तो सच है कि यूरोप पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर रशिया की सिक्योरिटी डिपेंडेंट है इसके ऊपर, तो यूरोप की भी कुछ हद तक डिपेंडेंट है। पर बात यह है कि इस वक्त अगर आप देखेंगे तो यूरोप की वो पोजीशन नहीं है कि वो जाके चैलेंज कर सके या वॉर खुद लड़ सके। अगर यूएसए उस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता है, यूएसए अगर अपनी इंटेलिजेंस प्रोवाइड नहीं करता है, टारगेटिंग प्रोवाइड नहीं करता है इस वॉर में, तो कोई भी तरीका नहीं है इस वक्त पर यूरोप के पास कि वो आगे इस लड़ाई को बढ़ा सके। मुद्दा यह है कि उसको अभी 5 या 10 साल यूरोप को लगेंगे अपनी वॉर इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए। उसके बाद वो किसी स्थिति में होगा कि वो शायद यूक्रेन को सपोर्ट कर सके। तो इस वक्त तो यूरोप की कोई हालत नहीं है उसको सपोर्ट करने की। हाँ, वो ये भी नहीं चाहता कि इस एब्सोल्यूट एकदम से पीस एस्टैब्लिश हो जाए यहाँ पर, ताकि उसको एकदम से इरेलेवेंट बन जाए। यूरोप रेलेवेंट रहना चाहता है। यूरोप की जो बिग पावर्स हैं, जर्मनी, फ्रांस और यूएसए, वो रेलेवेंट रहना चाहती है वर्ल्ड में। और जर्मनी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये वॉर चलती रहे, फ्रांस के लिए इम्पॉर्टेंट है ये वॉर चलती रहे, ताकि वो अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश कर सके नेटो में। क्योंकि आप जब देखते हैं आपका जो अमेरिका जो है वो विड्रॉ कर रहा है नेटो से, धीरे धीरे पूरी तरह से विड्रॉ करने की कोशिश है उसकी, तो उसके चलते हुए एक वैक्यूम क्रिएट ना हो जाए। उस वैक्यूम में जर्मनी चाहता है कि मैं इस नेटो का लीडरशिप को हत्या लूँ। अब लीडरशिप को हत्याने के लिए अब इस वक्त वो जर्मनी, फ्रांस ये तो बोल नहीं सकते कि हम इस युद्ध में हम भी पीस चाहते हैं, जो यूएसए कह रहा है हम उसको मानने को तैयार हैं। तो उनकी पॉस्चरिंग तो चलेगी, तो उसमें तो नहीं है। पर इस वक्त पर जो मोस्ट पावरफुल है वो अमेरिका है। अगर आप देखेंगे तो चाइना में भी वो पावर नहीं है। अगर चाइना ये 28 पॉइंट का पीस प्लान लेके आया होता तो कोई भी उसको देखता तक नहीं, उसको फाड़ के रद्दी के डस्टबिन में डाल दिया जाता। पर क्योंकि ट्रंप लाया है, इस पे पूरा दुनिया इस प्लान को डिस्कस कर रही है, बिकॉज अमेरिका हैज़ द पावर। अमेरिका हैज़ द पावर ओवर, एब्सोल्यूट पावर ओवर यूक्रेन एट द मोमेंट, आई वुड से। तो इसलिए इसके चलते हुए ये लगता है कि अब ट्रंप भी बहुत उनकी पेशेंस ख़त्म हो गई है। जब से पावर में आए थे वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि ये पीस प्लान आगे बढ़े, और अभी तक तो ये पीस प्लान नहीं बढ़ पाया था, और लार्जली क्योंकि यूरोप ही इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि ये पीस एस्टैब्लिश हो। अब अगर पीस एस्टैब्लिश होनी है तो उसमें दो राय नहीं है कि यूक्रेन को अपनी टेरिटरी को देना पड़ेगा, सीड करना पड़ेगी टेरिटरी। इसमें केवल यूक्रेन वाला कंसर्न नहीं है। आपने ये कहा कि यूरोप के कई महत्वपूर्ण देश ऐसे हैं जो इस ऑनगोइंग वॉर से एक तरीके से बेनिफिट हो रहे हैं, इसलिए ये इसमें कई दूसरे इंटरेस्ट भी काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा दूसरा एक क्यूरियोसिटी है, अगर ये बात जाहिर है कि अमेरिका के बगैर यूक्रेन का काम नहीं चलेगा, अगर लॉजिस्टिक्स और इंटेल नहीं मिलेंगे तो यूरोप पूरी अपनी ताकत भी लगा दे तो यूक्रेन के लिए रशिया के अगेंस्ट मजबूती नहीं बन सकता। अगर ये बात यूरोपियन कंट्री को भी मालूम है इतनी ही शिद्दत के साथ, तो ये तुर्की वाले अंदाज में जवाब क्यों दिया जा रहा है कि अगर तुमने 28 पॉइंट का बनाया तो हम भी 28 पॉइंट का बना रहे हैं और ये देखो ये करना। मतलब उसमें कहीं विनय का, कहीं रिक्वेस्ट वाला भाव क्यों नहीं है, उसमें एक तरीके से कन्फ्रंटेशन वाला भाव क्यों है, ये भी मैं आपसे जानूंगा एम्बेसडर दीपक आपके पास, क्योंकि ये कूटनीति वाली, कूट और नीति वाली ये नीतियां आप ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा ये खबर भी देख लीजिए, यूरोप यूक्रेन पर भड़के ट्रंप, यूक्रेन ने अमेरिकी मदद के लिए आभार नहीं जताया, पश्चिमी देश एकजुट नहीं है और व्यवहार भी इनका दोहरा है। ट्रंप कह रहे हैं मुझे गलत और गैर ज़रूरी युद्ध विरासत में मिला है, ये बात भी ट्रंप ने अंडरलाइन की, और ये भी कहा कि बाइडेन ने यूक्रेन को मुफ्त में हथियार और पैसे दिए। सवाल ये है कि आपके यहाँ पर चुनाव हुए, आपके यहाँ पर चुनाव के बाद जनता ने सत्ता किसको सौंपी, ये अमेरिका का अपना मामला है। क्या आप पब्लिक एट लार्ज को, दुनिया को संबोधित करते हुए ये कह सकते हो कि आपको विरासत में क्या मिला? क्या आप ये कह सकते हो कि बाइडेन ने ये युद्ध शुरू कराया था और आप इसको कैरी ऑन करने के मूड में नहीं हो? जनरल कुलकर्णी से एक कमेंट लेता हूं और एम्बेसडर बोहरा आपके बाद आपके पास आ रहा हूं। जनरल कुलकर्णी, देखिए दिनेश जी, ये जो प्रेशर आ रहा है आज की तारीख पे यूक्रेन के ऊपर, वो बार बार ट्रंप उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तकरीबन $150 मिलियन का करप्शन का केस
उनका और उनके मिनिस्टर्स के साथ उनके शामिल है वो है, और वही है। इसलिए अब आप देख रहे हैं कि ज़ेलेंस्की किस प्रकार से बार बार रूस को और अमेरिका को कह रहा है कि हम जानते हैं कि हम आपके बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, इसलिए वो ट्रंप के साथ खड़े दिख रहे हैं। लेकिन बात साफ है कि अमेरिका चाहता है कि युद्ध समाप्त हो, लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में, क्योंकि उनको $100 बिलियन तो मिलने हैं। 300 बिलियन डॉलर फ्रोजन एसेट्स में से 100 तो इन्हीं के पास जाने हैं, प्लस रूस को जो टेरिटरी है वो मिलनी है। और जहां सीज फायर का सवाल है, सीज फायर में भी वो टेरिटरी रूस के पास ही रहनी है। तो टोटल विन विन सिचुएशन है। और यूरोप का ये कहना है कि ट्रंप जब मिले थे पुतिन को अलास्का में, यही प्लान डिस्कस हुआ था। चाहे पुतिन ये कह रहे हैं कि ये ऐसा वाला प्लान नहीं है, थोड़ा तकरीबन तब्दीली हुई है, लेकिन ये प्लान विन विन, रूस और टोटल लॉस ज़ेलेंस्की। अब सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की के पास जितनी ज़मीन है उसको लेकर के ज़ेलेंस्की खुश होंगे या वापस सत्ता में आ सकते हैं? तो मुश्किल है, वो सत्ता में दोबारा वापस नहीं आ सकते। यूरोपियन यूनियन के सदस्य बन सकते हैं, नेटो के सदस्य नहीं बनेंगे, ये साफ है। रूस जानता है कि उसने कहाँ तक उसने लाइन खींची है। रूस की रेड लाइन जो है वो अमेरिका सेंसिटिव है और रूस को कंसिडर कर रहा है। ज़ेलेंस्की को साफ बोला है, अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, आपको रिकॉनेसेंस सर्वेलेंस के बारे में नहीं बताऊंगा, वो ज़ेलेंस्की जानता है कि युद्ध कल ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब मिल करके जिस प्रकार से एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसी से साफ लगता है कि कहीं ना कहीं रूस को दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी आपके ऊपर दबाव डालेंगे। दिनेश, लेकिन ये अगर सिर्फ पॉस्चरिंग है, इसमें सब्सटेंस नहीं है, तो सब्सटेंसलेस पॉस्चरिंग कितने दिनों तक चलेगी, एक बड़ा सवाल है। एम्बेसडर वोहरा आपके पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ज़ेलेंस्की को अमेरिका बुला सकते हैं ट्रंप, और ये आपने कई बार देखा है कि ज़ेलेंस्की जब अमेरिका जाते हैं तो ट्रंप का रवैया क्या होता है। ज़ेलेंस्की को अमेरिका बुला सकते हैं ट्रंप, ये बड़ी खबर है, फ्लैश कीजिए। ज़ेलेंस्की को इसी हफ्ते यूएस बुलाने पर विचार किया जा रहा है। सवाल ये है, इसी हफ्ते, तो आज अब सोमवार हो गया, गुरुवार के पहले या गुरुवार के बाद, बहरहाल इसी हफ्ते यूएस बुलाने पर विचार किया जा रहा है। ट्रंप की टीम डील के लिए दबाव बढ़ा रही है। सीबीएस न्यूज के सोर्सेस से यह दावा है कि इस हफ्ते ज़ेलेंस्की को ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स बुला सकते हैं। एम्बेसडर वोहरा, अगर बुलाया गया तो क्या कहेंगे ट्रंप इनसे? वही कहेंगे जो हमेशा कहते हैं, झाड़ लगाएंगे। झाड़ लगाने के बाद जब बाहर आएंगे उसको सी ऑफ करने, वंडरफुल मैन, बड़ा अच्छा आदमी है, देखिए मेरा कितना अजीज दोस्त है। दिस इज हिज स्टाइल ऑफ कीपिंग पीपल ऑफ बैलेंस, ये हमेशा करता रहा है। सर, अभी आपने जो यूक्रेन की बात की, मैं पूछना चाहता हूं इसमें, ये जो यूरोपियन देश हैं, आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले 100 रफाल जहाज खरीदने लगे हैं ये सर्कस के जोकर, और ये रफाल जहाज उनको मिलेंगे 2036 तक, यानी 10 साल तो अभी जंग चलेगी, ये बेगिंस्की साहब ने तय कर लिया है। सो ही डजंट वांट टू लीव, कि जिस दिन वो गया, मेरा मानना है या तो जेल में जाएगा या भाग जाएगा कहीं रहने के लिए, पैसे उसके पास बहुत हैं। सो कौन इंटरेस्टेड है इस समय शांति में? रूस कहता है लड़ते जाओ, की फर्क पैंदा है, मेरी इंडस्ट्री चल रही है, मैं जमीन ले रहा हूं, मुझे मैं सीज फायर तब करूंगा जब सब कुछ मुझे हासिल हो जाएगा। अमेरिका कहता है, अमेरिका इंटरेस्टेड है, बंद करो अब, क्योंकि मैंने ऐलान किया था कि मैं जल्दी से समझौता कराऊंगा, नहीं हुआ, वो नाराज है। ज़ेलेंस्की भी लड़ना चाहता है, हु इज इंटरेस्टेड? यूरोप भी नहीं चाहता शांति। अब सबने 38 पॉइंट का पीस प्लान बनाया। सर, एक आप भूल गए, जरा चेक करिएगा श्रीलंका की वेबसाइट, उन्होंने भी 38 पॉइंट का पीस प्लान बनाया, उसको स्वीकार कर लीजिएगा, शायद उसमें ज़्यादा अकल होगी। आई एम जोकिंग, आई एम नॉट बीइंग सीरियस, बट दिस इज नथिंग सर, ये बेकार की चीज़ें हैं। अल्टीमेटली ज़ेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के लिए सिर्फ एक देश कुछ भी मायने रखता है, वो अमेरिका है सर, आप इसको नकार नहीं सकते। एम्बेसडर वोहरा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि चाहे जो भी पीस प्लान लाता रहे, अमेरिका के जवाब में या अपनी अहमियत दिखाने के लिए पीस प्लान लाता रहे, लेकिन सुनी उसी की जाती है। असल में इस दुनिया में आज भी एक कहावत चरितार्थ होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और इस समय जितनी बड़ी, मजबूत और मोटी लाठी अमेरिका की है, उतनी कम से कम यूरोप की कुल मिलाकर भी दिखाई नहीं दे रही है, और इसीलिए वजन केवल अमेरिका की बात और उसके पीस प्लान में ही होगा। यूरोप के नेताओं के समर्थन के बाद क्या बोले ज़ेलेंस्की? लाखों लोग हमारी स्वतंत्रता, संप्रभुता के साथ खड़े हुए हैं, ज़ेलेंस्की का दावा। ज़ेलेंस्की ने कहा, पहला लक्ष्य भरोसेमंद शांति, सुरक्षा और जनता का सम्मान। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं,
लाखों लोग हमारी स्वतंत्रता संप्रभुता के साथ खड़े हुए हैं। पहला लक्ष्य भरोसेमंद शांति, सुरक्षा और जनता का सम्मान। अभी अभी एम्बेसडर वोरा कह रहे थे उनका अपना ठीक नहीं है, पता नहीं आने वाले दिन उनके लिए क्या लेकर आएंगे। जीवित अगर रहे तो क्या यूक्रेन में रह पाएंगे, और नहीं तो कहाँ, पैसे बहुत हैं इसलिए शायद कहीं पर रह लें, ये बात कही जा रही है। लेकिन अब मैं संजय भारद्वाज जी के पास ये समझने के लिए जाना चाहता हूँ कि संजय सर, मान लीजिए ये अमेरिका के पीस प्लान और अमेरिका की स्ट्रेंथ के सामने इस समय कोई नहीं ठहरता, और जैसा यहाँ हमारा पैनल भी कह रहा है कि अमेरिका यूरोप के बगैर दौड़ेगा, लेकिन अमेरिका के बगैर यूरोप ठप हो जाएगा। ऐसे में यूरोप इस पोस्चरिंग में क्यों बात कर रहा है, जैसे अमेरिका के साथ बराबरी वाले मंच पर खड़ा हुआ हो? देखिए, मुझे एक तो दिनेश जी इसमें एक एंगल साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो क्षेत्र आज रशिया के पास है, जो पूरा डोनबास रीजन है, वो ही यूक्रेन का सबसे रिच है मिनरल्स में, रिसोर्सेज में, और वो सब रशिया के पास चला गया। और डील कौन कर रहा है? अमेरिका रशिया से कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो यहाँ पर ट्रंप बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनल हो रहे हैं कि अपना इंटरेस्ट को बरकरार रखना चाहते हैं, रशिया के साथ डील कर रहे हैं और एक तरीके से यूरोप को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन मेरी बात यहाँ पे एक विडंबना मुझे जो नज़र आ रही है कि क्या ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी जो मैकेनिज्म क्रिएट किया है, जो नाटो का है, और उसमें एक दूसरे का स्वेरिंग करते हैं कि भाई हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसमें कैसे इंश्योर कर रहा है ट्रंप कि यूरोप के इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली जो वर्ल्ड जो मूव कर रहा है वो हो रहा है सेल्फ हेल्प सिस्टम की तरफ जा रहा है। बहुत रियलिस्टिक अप्रोचेस वहां अब इमर्ज हो रही है, और उसमें ये लगता है कि उसमें आप जो बात कह रहे हैं महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ट्रंप के शासन में आने के बाद नेटो भी असल में नेटो रह नहीं गया सर। वही है ना, बड़ा क्वेश्चन मार्क है नेटो पे कि नेटो के लिए लड़ाई शुरू हुआ और आप नेटो को ही एक तरीके से वीक कर रहे हैं कि आप नेटो से बाहर अपने आप को एग्जिट कर रहे हैं, और बहुत सारे विषय पे और बाकी विषय पे भी ट्रंप अपने आप को एग्जिट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो अमेरिकन लेड जो वर्ल्ड सिस्टम है वो बरकरार रख पाएगा। ये एक बहुत बड़ा बिना यूरोप बात कह रहे हैं। इस पे मैं इसमें कुलकर्णी सर को भी इन्वॉल्व करना चाहूंगा। संजय कुलकर्णी सर, क्या नेटो रह गया है? नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए ये अभी यूरोप कोई पोस्चरिंग करता है जिस पोस्चरिंग का आने वाले दिनों में कोई मतलब नहीं निकलता है, तो यूरोप एज अ होल पूरी दुनिया में इस साख का क्या होगा सर? उस यूरोपियन यूनियन का, उस यूरोप एज अ होल का, नेटो का, इसका क्या होगा आने वाले दिनों में? दिनेश जी, यूरोपियन यूनियन के 4 देश ऐसे हैं जो नेटो के सदस्य नहीं हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो नेटो के सदस्य नहीं हैं। और बार बार जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन में जाने के लिए जो ज़ेलेंस्की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश के लिए यूरोप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो रिकंस्ट्रक्ट कर पाए यूक्रेन को उस हालत में। तो ऐसी विडंबना है कि किसी ना किसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन चाहता है कि वो रूस को दबा करके रखे और रूस को अपनी जगह दिखाए। और जहाँ पे नेटो का आर्मामेंट का सवाल है, वो सारा का सारा तकरीबन कहाँ से आता है? अमेरिका से आता है। तो अमेरिका इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, जिसके लिए वो नेटो को बोल रहा है, बाकी 31 सदस्यों को, कि वो 5% अपने जीडीपी का खर्च करे। वो उतने हिम्मत नहीं है, 2 देश के अलावा किसी में भी हिम्मत नहीं है। राइट सर, आखिर के कुछ मिनट बचे हैं, इसलिए जल्दी कुछ खबरें बची हुई हैं सर, उनकी तरफ आपको ले जाता हूं। माफ कीजिएगा, बीच में रोक रहा हूं। बात नहीं बनी तो क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या होगा यूक्रेन पर? ट्रंप और यूरोप के बीच खुला टकराव होगा क्या? नेटो की एकता कमजोर होगी क्या? अमेरिका यूरोप तनाव से रूस को रणनीतिक बढ़त मिलेगी क्या? दोनों प्लान रिजेक्ट होने पर युद्ध लंबा खिंचेगा। यूरोप को रूस से ऊर्जा का खतरा बढ़ेगा। ग्राउंड पर युद्ध और प्रचंड होगा। क्या होगा अगर यह टकराव और बढ़ेगा, कमांडर अतुल? देखिए, अगर ये टकराव बढ़ता है तो ये ऐसे ही ढीला ढलका चलता रहेगा। कभी कोई ड्रोन से ज़्यादा अटैक होंगे, मिसाइल से अटैक होंगे। पलड़ा तो बेसिकली देखिए रशिया का ही भारी है। यूरोप एक्चुअली अगर देखिए तो वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स को भी देखिए तो उस पर भी ये बहुत डिपेंडेंट है कि जो आज की लीडरशिप है वहाँ की, वो रशिया एक रूसोफोबिया के उसमें पल रही है। पर एक्चुअली फ्रांस में देखिए, जर्मनी में देखिए, उनकी जो फार राइट पॉपुलिस्ट पार्टीज़ हैं, राइट विंग पॉपुलिस्ट पार्टीज़ हैं, वो बिल्कुल भी इस पॉलिसी से सहमत नहीं है। वो नहीं चाहती कि यूरोप जो है यूक्रेन को सपोर्ट दे। तो अब देखिए अगले कुछ चलते सालों में जैसे ही फ्रांस में तख्ता इसी से जुड़े हुए कुछ एंगल्स सर सामने रखने के बाद
यूरोप का और इस पूरे इलाके में चलने वाले कुछ और तनाव की तस्वीर सामने रखता हूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। यहां देखिए ज़रा, समुद्र में यूनाइटेड किंगडम और रूस के बीच सीधी जंग का खतरा भी सामने आ रहा है। यूके ने रूस के 2 युद्धपोत को इंटरसेप्ट किया। पुतिन को ब्रिटेन के रक्षा सचिव की चेतावनी। हमें पता है रूस क्या कर रहा है, जॉन हीली ने कहा। नतीजों के लिए तैयार रहने के लिए भी जॉन हीली ने कह दिया। समुद्र में ये जो रूस वर्सेस ब्रिटेन हो रहा है, असल में इंग्लिश चैनल में रूसी जहाज इंटरसेप्ट हुए। ब्रिटिश नेवी ने रूस के युद्धपोत को रोका। रूसी कॉर्वेट स्टोइकी, टैंकर येलिया इंटरसेप्ट हुए। ब्रिटिश जहाज सेवर्न ने इनको इंटरसेप्ट किया। यूके के आसपास रूसी एक्शन बढ़ा। 2 साल में 30% तक बढ़ा है रूसी एक्शन। यूके के रक्षा सचिव की रूस को चेतावनी। ब्रिटेन ने कहा रूस की हरकत खतरनाक। और रूस कई बार यह कह चुका है कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं कि न जाने किस दिन जब हमारा मन करेगा ग्रेट ब्रिटेन नक्शे में दिखाई नहीं देगा। बहरहाल अब मैं आपको दूसरी तरफ लेकर आता हूं। राजनाथ सिंह ने एक महत्वपूर्ण बात कही, उसकी तरफ लेकर आ रहा हूं। राजनाथ के बयान पर पाकिस्तान बौखलाया। राजनाथ सिंह ने क्या कहा था? सिंध का बयान अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, उसने कहा। यह हिंदुत्व का विस्तारवादी एजेंडा है, पाकिस्तान ने कहा। भारत अपने अल्पसंख्यकों के मुद्दे देखे, पाकिस्तान ने कहा। अब राजनाथ सिंह ने कहा क्या था वो भी बहुत जल्दी से देख लीजिए। राजनाथ सिंह ने कहा था सिंधी हिंदू आज भी पाकिस्तान में अपने आप को नहीं मानते हैं। सभ्यता के लिहाज से सिंध हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है। भविष्य में सीमाएं बदल भी सकती हैं। संभव है कि सिंध फिर भारत में आ जाए। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। एम्बेसडर दीपक, आपका नजरिया चाहता हूं। यहां भी ट्रंप गिरी को ही जवाब दिया गया है कि ट्रंप के उकसावे में पाकिस्तान बहुत ना उछले। ट्रंप साहब ने जो कुछ, वो क्या नाम है, वो पिंजड़े वाली मुनिया जो बर्बाद हुई मैकडोनल्ड ट्रंप के प्यार में, मुन्नी बदनाम हुई, तो सर वो उसमें कुछ नहीं है। आप देख लीजिएगा कि ये जो उनका फूल मार्शल है वो नहीं गया, अमेरिका में नहीं है आजकल, खत्म हो गई बात। ना वो बागराम दे पाया, ना रेयर अर्थ दे, कुछ नहीं, खत्म ट्रांजैक्शन। अब जो हमारे मंत्री जी ने जो बयान दिया है, अभी तक तो दंगा चल रहा था, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में चल रहा था, कुछ हद तक सिंध में कभी कभी इधर उधर होता था, लेकिन अब तो वहां पे पूरी तरह से उन्होंने कहा है, और पीओके में हो रहा है। सब लोग दुखी हैं सर, क्षमा कीजिए। पश्तून परिवार से मेरे फादर का संबंध है, सिख परिवार से मेरी माँ का। ये सब सारे लोग गंदा इंसान। और शायद इन दुखी लोगों को इसीलिए कहा जा रहा था, शायद भारत ये भी कहता रहा है, भारत ने इस बात को भी रेखांकित किया है कि पीओके तो खुद भारत में आकर मिलेगा। और सिंध के लिए भी लगता है बातों के यही मायने हैं, लेकिन पाकिस्तान बौखला रहा है।